अगर IITian CSAT नहीं क्वालिफाई कर पा रहे तो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी टफ हो जाता है। अगर आप ऐसे एथिक्स और अपने ऑप्शनल इस पे कमांड कर लें तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू तो बहुत अच्छे नंबर से दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको रैंक अच्छी लानी है और सिलेक्शन लेना है तो फिर GS4, essay और इंटरव्यू ये आपको अच्छा करना पड़ेगा। दोस्तों मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट IAS और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज 2021 टॉपर स्टॉक। सिविल सर्विसेज में जाना हर नौजवान का सपना होता है। इसको साकार करने के लिए किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और किन किन सोर्सेज को रेफर करना पड़ता है, आज हम जानेंगे शुभांकर प्रत्युष पाठक से। शुभांकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुभांकर ने ऑल इंडिया रैंक 11 अचीव की है और इनका ऑप्शनल था मैथमेटिक्स। Subhankar has done his BTech in Electrical Engineering from IIT ISM धनबाद झारखंड और ये कटिहार बिहार के रहने वाले हैं और इनकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी इंस्पायरिंग है और इनकी जो जर्नी रही है आज उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास से आते हैं और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तैयारी करते हैं। ऐसी ही जर्नी शुभांकर की है, तो शुभांकर से डिस्कशन करते हैं और मुझे उम्मीद है इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना पाएंगे। तो शुभांकर, सबसे पहले आपने कब सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है? क्योंकि IIT से BTech करने के बाद नॉर्मली तो लोग कॉर्पोरेट में चले जाते हैं। जी सर, मैं भी गया था एंड इनफैक्ट माय फादर इज़ अ सिविल सर्वेंट, तो मैंने उनका करियर बहुत करीब से देखा है एंड काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है। बट यही था कि मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि 10th के बाद कभी सोशल सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं थे, सोशल साइंसेज, और जब 10th में पढ़े थे तब भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़े थे। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस कभी अंदर से आया ही नहीं। हालांकि रुझान हमेशा रहा था, इसलिए कॉलेज के बाद जॉब भी की मैंने। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था बेंगलोर में। जब कोविड का लॉकडाउन आया तब मुझे लगा कि इससे ज़्यादा टाइम मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो मैंने सोचा कि एक बार पूरी मेहनत से तैयारी की जाए और जो होगा देखा जाएगा। तो कोविड एक तरह से आपके लिए अच्छा साबित हुआ, मतलब इट बिकेम फ्रूटफुल फॉर स्टडी, सेल्फ स्टडी करने के लिए। 11th रैंक इज वेरी, मतलब आई विल से सिविल सर्विसेज में 11th रैंक हासिल करना आसान नहीं है। आपने इसको कैसे आसान बनाया? मतलब हाउ यू रीच टू दिस हाईएस्ट रैंक, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्स? सर, मैंने जून 2020 में अपनी तैयारी शुरू की थी एंड उस टाइम जून 2021 में प्रीलिम्स होने वाला था। तो मेरे पास सिर्फ 1 साल था। तो मैंने जो टॉपर्स टॉक्स वगैरह देखे, मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि पढ़ना बहुत कम है, बस उसको बार बार पढ़ना है। तो घर पे मुझे लाइब्रेरी बनानी नहीं थी, मैंने बहुत स्मॉल सेट ऑफ बुक्स में लेके आया। मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की एंड फिर मैं, मतलब जितना मुझे पढ़ाया गया और जो बुक्स हैं मैं उसको बार बार पढ़ता चला गया। मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए एंड मतलब मैंने UPSC के PYQs बहुत अच्छे से एनालाइज किए ताकि मुझे समझ आ जाए UPSC क्या पूछ रहा है। जैसे प्रीलिम्स में वो स्टेटमेंट्स कैसे गलत बनाता है, कुछ एब्सर्ड फैक्ट्स डाल के, जैसे जनरल स्टेटमेंट्स हमेशा ही सही कैसे ट्रू हो रहे हैं। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी सीखी और उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करके आया। एंड तो आप इस बात से बिलीव नहीं करते कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत है किसी सब्जेक्ट के लिए? बिल्कुल, एक अच्छी किताब ले लीजिए, उसको बार बार पढ़ जाइए। जैसे सॉरी सर, मैं बताना चाहूँगा कि लोग लक्ष्मीकांत जो बुक है वो मेंस के लिए नहीं पढ़ते हैं, बट अगर आप देखिए उसमें मेंस का भी बहुत मटेरियल है, उसमें रिकमेंडेशंस हैं, उसमें लास्ट में NCRWC का भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस लोग उसको करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि एक माइंड में बना लिया है कि ये प्रीलिम्स के लिए ही है, बट मैंने यूज़ किया था। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं, किसी टॉपर्स को फॉलो कर लेते हैं और कभी किसी ने बोल दिया होगा कि वो बुक प्रीलिम्स के लिए ठीक है, मेंस के लिए कुछ और पढ़ लीजिए, तो ये भी रहता है। लेकिन एवरी स्टूडेंट इज यूनिक और सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अलग होनी चाहिए। आप जिस तरह से अपनी तैयारी करते हैं वो अपने आप में आप उसी को फॉलो करिए, बट द वे द एग्जाम रिक्वायर्स उस हिसाब से पढ़ाई करिए। शुभांकर, आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज किया एंड यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो अपने ऑप्शनल के बारे में काफ़ी डिलेमा में रहते हैं, तो आप किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शनल को? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा पढ़ना है ऑप्शनल, बिकॉज आपको बिना ऑप्शनल में अच्छे किए हुए आप ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। मेरे साथ ये सिचुएशन थी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छा था, बट मुझे लगा कि 3 साल की इंजीनियरिंग अगर मुझे 8 महीने में करनी है तो बहुत डिफिकल्ट होगी मेरे लिए। और दूसरी बात क्या है, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि पहले 2 साल तो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, लेकिन 3rd 4th ईयर में भी इलेक्ट्रिकल में वो चलता ही रहता है। तो इसलिए वो प्रैक्टिस में हमेशा से थी। मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा कि यही मेरा ऑप्शनल है और उसके बाद मैंने कभी इस चीज़ पे ज़्यादा डाउट नहीं किया
वही मेरा ऑप्शनल मैंने पकड़ा और फिर मैं पढ़ता चला गया। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये जी सर। सेकंड अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 11th रैंक। मतलब आप तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको फॉलो कर करके और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करेंगे। सो दिस रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग 11th रैंक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। शुभम, एक और शुभंकर, एक और बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में सवाल ये होता है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, हाँ, और ये ज़्यादा टाइम ले जाएगा, कहीं जीएस का पोर्शन तो नहीं किल कर देगा, ऐसा आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, ये ओपिनियन कुछ हद तक ठीक है कि ऑप्शनल ये मैथमेटिक्स लंबा है और जीएस के किसी सब्जेक्ट से कोई ओवरलैप नहीं है। मतलब जैसे अगर आप हिस्ट्री या पीएसआईआर करें तो आपका जीएस का एक सब्जेक्ट तो हो गया तैयार, फिर आप ऐसे एथिक्स में यूज़ कर लेंगे। मैथ्स में ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि यूपीएससी हर चीज़ को बराबर कर देता है, तो अगर ये सब्जेक्ट थोड़ी स्कोरिंग भी ज़्यादा है तो, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी, जैसे अगर आप दिन भर जीएस पढ़े, आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, तुरंत मैथ्स उठाया पढ़ लिए, अपनी इंजीनियरिंग उठाई पढ़ ली, तो ये थोड़ा सा अलग एक पर्सपेक्टिव भी देते हैं। हाँ, आपको मेहनत उस हिसाब से भी करनी पड़ेगी इन ऑप्शंस में, बट उससे आप भाग नहीं सकते हैं। और एक अच्छी बात ये है मैथमेटिक्स में कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत है, अगर आपने अच्छा किया तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जी सर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो लिखा वो एग्जामिनर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। जी सर, और आप मार्क्स पेपर के बाद प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरे पेपर के जस्ट बाद पता था 260 प्लस तो मुझे आने वाले हैं, एंड में मुझे 286 हैं दोनों मिला के। इस बार हमने एक और पैटर्न देखा है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के पिछले 3 साल से कट ऑफ लोअर हो रहा है। इस बार 87.54 के आसपास कट ऑफ था, लास्ट ईयर 92.5 था, उसके पहले 98 था। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कि कट ऑफ कम हो रहे हैं? तो एक तो इसका ये कारण है कि पेपर की जो थोड़ी उन्होंने क्वेश्चंस बनाना शुरू किए हैं, जैसे पिछले साल स्पोर्ट्स के सवाल डाले, और जो नॉर्मल जैसे पॉलिटी सबका स्ट्रांग होता है, बट उसमें बेल वगैरह के सवाल जो यूजुअली लोग क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ते हैं, ऐसे सवाल उन्होंने डाले हैं, तो लोग थोड़े डिलेमा में आए हैं, पेपर टफ हुआ है। लेकिन यही एज अ गुड कैंडिडेट ये आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप पेपर देख के समझ जाए ये टफ है, और ये सबके लिए टफ है, ये सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, तो आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करें पेपर। क्या इसमें जैसे सीसेट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, उसका भी इफेक्ट हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ना क्वालिफाई कर पा रहे हों सीसेट को। जी सर, मैंने कुछ आईआईटी के अपने दोस्त ग्रेजुएट्स को भी जानता हूँ जो सीसेट नहीं क्वालिफाई कर पाए। अगर आईआईटीएन सीसेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे तो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी टफ हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। एंड अगर आपको लग रहा है टफ तो आप थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करें ज़रूर पिछले 2 महीने में। तो दोस्तों, अगर आपका साइंस या मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो आपको सीसेट में जरूर ध्यान देना चाहिए, क्यों? बिकॉज सिंस लास्ट 3 years द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सीसेट पेपर इज इंक्रीजिंग एंड दैट मे बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ जीएस कट ऑफ इज कमिंग डाउन, मे बी वन ऑफ। शुभांकर, हमने एक और ट्रेंड देखा है पिछले कई सालों से कि जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 मेंस में बच्चे सबसे ज़्यादा इन्हीं पेपर्स को पढ़ते हैं, यही सिलेबस पढ़ते हैं, और जब मेंस के मार्क्स आते हैं तो पता लगता है कि इनसे ज़्यादा पेपर 4 में या ऐसे पेपर में स्कोर आया, या इंटरव्यू में स्कोर ज़्यादा आया। तो क्या रीज़न है कि जीएस के 1, 2, 3 में स्कोर कम होता है? ये ऑन एन एवरेज सभी काम देख रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी भी साल का उठा के देखेंगे टॉपर्स के मार्क्स, तो आई थिंक जीएस 1, 2, 3 में उनके लगभग सेम ही मार्क्स होते हैं, बस 5-10 नंबर ऊपर नीचे। और शायद उसका रीज़न ये है कि वो सवाल ऐसे हैं कि आप उसमें इतने ज़्यादा मार्क्स दे भी नहीं सकते, कि आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी भी सवाल के इतने डायमेंशन टच कर दें कि आपको बहुत अच्छे नंबर 10 में 8 मिल जाए या 15 में 12 मिल जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक एवरेज लेवल पे आके हर कोई स्टिक कर जाता है। तो इसलिए, और एक्चुअली होता है क्या कि प्रीलिम्स में हम यही सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हम इन्हीं को ज़्यादा पढ़ते चले जाते हैं, तो सभी की परफॉर्मेंस अच्छी होती होगी यहाँ पर। हाँ, और ये भी एक कारण बिल्कुल हो सकता है सर। बट अगर आप, जैसे मैंने यही एनालाइज किया था एग्जाम से पहले, कि अगर आप ऐसे एथिक्स और अपने ऑप्शनल इस पे कमांड कर लें तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू तो बहुत अच्छे नंबर से दे रहे होंगे। राइट। एंड अगर इंटरव्यू ने आपका साथ दे दिया तो लिस्ट में आप डेफिनेटली आ रहे हैं। तो जीएस की आपकी तैयारी अच्छी है प्रीलिम्स की, अगर आप मेंस दे रहे हैं, आप उसको बस थोड़ा कंसोलिडेट करिए, लेकिन इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए। और जीएस 1, 2, 3 तो पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको प्रीलिम्स देना है, प्रीलिम्स का सिलेबस यही है, तो इसलिए उसको तो इग्नोर किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको रैंक अच्छी लानी है और सिलेक्शन लेना है तो फिर जीएस 4, एसए और इंटरव्यू, ये आपको अच्छा करना पड़ेगा। एंड ऑप्शनल्स, ऑब्वियसली ऑप्शनल्स। आपने ऑप्शनल मैथमेटिक्स चूज किया, और मैथमेटिक्स में भी इस साल एज फार एज माई नॉलेज टिल नाउ कि मैथमेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट 332 332 आप बता रहे हैं।
तो 332 इज वेरी गुड स्कोर आउट ऑफ 500, क्योंकि बाकी ऑप्शनल्स में 310, 315 इससे ज़्यादा मार्क्स मैंने अभी सुने नहीं। बहुत मुश्किल होते हैं, मुश्किल होते हैं। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जरूर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिविटी होने की वजह से स्कोर अच्छा आता है। बिल्कुल। शुभांकर, कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहें, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती हैं? जैसे अभी प्रीलिम्स का एग्जाम है और प्रीलिम्स के पहले बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, तो अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया जाए? लास्ट में 3-4 दिन में क्या कर सकते हैं ऐसा? मैं तो सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए। और एक होता है कि आप पॉजिटिव नर्वसनेस होती है, एक नेगेटिव नर्वसनेस होती है। जब आप एग्जाम हॉल एंटर करें तो कॉन्फिडेंट होके जाइए कि ये सोचे जाइए कि मैंने ये पढ़ा है, देखते हैं यूपीएससी क्या पूछता है, उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत हेल्प करती है आपको। एंड एग्जाम में जब आप बैठे हैं, कैसा भी पेपर हो, सबके लिए बराबर है, तो आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। और आप ये सोचिए कि जो आपकी पसंदीदा सर्विस है, उधर जाने की ये पहली सीढ़ी है। अब आप अपने ड्रीम के बहुत पास आ चुके हैं। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स तो बहुत दूर है, मतलब अभी तो हमको ये एक छलांग मारनी है, तब हम सोचेंगे। बट आप वहीं पे हैं, वही स्टेप है। तो आप ये देखिए कि आप ऑलमोस्ट आप अपने ड्रीम पे हैं एंड ये क्वालिफाई किए। एंड और जो वो 2 घंटे होते हैं एग्जाम हॉल में, उन 2 घंटों में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कि कोई एरर ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, कोई ब्लंडर ना हो जाए, तो उस समय क्या माइंडसेट होना चाहिए? मतलब कि यू स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 टू लास्ट, और यू शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर मोर कॉन्फिडेंट? आई थिंक सर इसमें सबकी अपनी डिपेंड ऑन हु द पर्सन इज। अब जैसे मेरा था कि मेरी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी और मुझे पता था मुझे इनिशियली एकदम डॉग डाउन नहीं हो जाना है कि सवाल 10 हुए ही नहीं और हालत ख़राब हो गई। तो इसलिए मैं इकोनॉमी के सवाल चुन चुन के पहले कर, और इस बार इजी भी आई थी इकोनॉमी, तो एक वो कॉन्फिडेंस पहले ही बन गया। उसके बाद मैंने बाकी सवाल देखे तो समझ आया कि पेपर बहुत टफ है। तो अब क्योंकि शुरू में ही मेरे OMR में 15-20 सवाल मार्क हो चुके थे, तो एक कॉन्फिडेंस बनी रहे और इस हिसाब से फिर मैं कुछ एलिमिनेशन लगा के एंड में 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो मेरे साथ ये होता था कि मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए होती थी, तो मैं इकोनॉमी या पॉलिटी पकड़ के पहले सॉल्व करता था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सीनियर्स हैं, वो स्टार्टिंग से करते हैं, कुछ एंड से करते हैं। तो आपका सजेशन ये है कि पहले अपना स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई कर लो और इनिशियली वहाँ से स्टार्ट करो, ताकि आप पहले बॉल पे क्लीन बोल्ड ना हो। हाँ, मतलब इसका एक वो भी है, जैसे पिछले बार पॉलिटी थोड़ी डिफिकल्ट आई, और अगर आप पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं तो शायद आपका कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाए। तो ये आपको जजमेंट वहीं पे जजमेंट लेना इनिशियल पड़ता है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। तो इनिशियल कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपका मेंटेन अगर रहेगा तो बाकी का पेपर अगर टफ भी होगा तो आप मैनेज कर ले जाओगे। लेकिन अगर शुरू में ही अगर कॉन्फिडेंस हिल गया, हाँ, तो फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मुश्किल हो जाता है। ये क्रिकेट से एकदम उल्टा है सर। उल्टा है। जी सर। राइट। इस एग्जाम में कुछ और अहम बातें होती हैं कि हमें रिवीजन कैसे करना है, साल भर अपना कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखनी है, और अच्छे सोर्सेस ऑफ स्टडी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि स्टडी मटेरियल को मतलब अपने नोट्स बनाएं या टॉपर्स के नोट्स पढ़ लें या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ लें। आपने क्या अप्रोच फॉलो की? नहीं सर, नोट्स तो मैंने अपने ही बनाए, क्योंकि दूसरों के नोट्स से मैं कभी नहीं पढ़ पाता हूँ। एंड मेरे साथ ऐसा है कि बिना लिखे मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन नोट्स बनाने का ऐसा है कि आप पहले स्टडी में नोट्स ना बनाएं, क्योंकि तब आपको सब चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। आप पहले 2 बार 3 बार पढ़ लें, जब आप चौथे बार मान लीजिए प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब आपको याद रहेगा अच्छा इलेक्टोरल कॉलेज ये था। तो अब आपको अगर वो चीज़ याद है तो आप अच्छे नोट्स बनेंगे। हाँ, तब आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार नहीं पढ़ लेंगे, बट उसमें अगर आप बीच में कोई चीज़ भूल रहे हैं जो आपको अरे हाँ ये तो इम्पोर्टेंट था, ये याद, तो उसको आप तब मार्क कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करें तो ये तो आपको पता ही है कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो अगर उस टाइम में भी आपको याद है तो बाद में भी याद रहेगा, नहीं तो आप देख लेंगे। लेकिन जो चीज़ आप भूल रहे थे पहले ही, वो आप ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं, तो आप पहले 1-2 रीडिंग के बाद ही अपने नोट्स बनाना शुरू करिए, तब वो इफेक्टिव बनेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को लेकर के परेशान रहते हैं और स्पेशली डिलेमा में रहते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सा पोर्टल, कौन सी मैगजीन पढ़ें। कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? सर देखिए, करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंस हाल फिलहाल में कम हुआ है। 2016-17 में बहुत ज़्यादा था। हाल फिलहाल इसलिए आई थिंक स्टैटिक सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा स्कोर भी कम रहा है लोगों का, क्योंकि स्टैटिक पे लोगों की इतनी पकड़ है नहीं। मुझे कहीं ना कहीं मैंने क्या किया था कि मैं खाली एक इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था सुबह, एंड एक फोकस मैगजीन है, मैं वो मंथली एडिशन पढ़ता था। मैंने लास्ट में कोई कंपाइलेशन पूरी नहीं पढ़ी है, क्योंकि मुझे लगता था 1 महीने में 5-6 किताबें पढ़ना, फिर उसको रिवाइज करना, याद रखना बहुत बर्डनिंग है। तो मैं वही मंथली एडिशन जो है बार बार पढ़ता था। एंड उसमें भी यही होता था कि अब जैसे अगर मैंने कोई एक एडिशन तीसरे बार पढ़ रहा हूँ, तो वो पलटते ही टॉपिक देखते हुए अच्छा इसमें ये था, ये था, ये था, ये था, तो फिर तीसरे बार के जो नोट्स बनेंगे वो इतने कम बनेंगे कि पुराने एडिशंस
आपको याद रहते चले जाते हैं, और अगले एडिशन में जब वही टॉपिक रिपीट होता है तो आपको बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। सबकी अपनी तरीके हैं, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। एक बैलेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा जी, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं देना बिल्कुल है नहीं। और लेकिन पढ़ना भी है। जी हाँ, बिल्कुल सर। इंटरव्यू वाज द लास्ट स्टेज, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो क्या आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए या किसी बैकग्राउंड से रिलेटेड, या हाँ। फिर देयर वाज कंप्लीटली शिफ्ट इन डोमेन? नहीं सर, टेक्निकल एग्जैक्ट टेक्निकल नहीं पूछा गया, बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, जैसे डिस्कॉम की इश्यूज पूछे गए और पावर लॉस वगैरह कैसे कम किया, ये थोड़ा टेक्निकल रहा। तो ये चीज़ें तो इंटरव्यू गाइडेंस एप्लीकेशन पार्ट हो गया। हाँ, एप्लीकेशन तो ये जो आपकी आईजीपी प्रोग्राम थी, इसमें सर ने हमको बताई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के आपके सब्जेक्ट से 3 क्लासेस, तो जो वही बताई थी वही मैं बोल गया, एंड आई थिंक दैट हेल्प। तो उसने आपको हेल्प किया? जी सर, बिल्कुल। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका नेक्स्ट हाईएस का? सर काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट मैं बताऊँ, 2 आपने इंटरव्यूज दिए, शायद बहुत कम कोचिंग है जो 2 देते हैं। हाँ, तो मेरे एक में 189 बोर्ड ने दिए थे, एक में 192 दिए थे, हाँ, एंड मेरा फाइनल यूपीएससी में 193 आया है। तो मैच कर गया एकदम। हाँ, मतलब ऐसा था कि शायद इतने एक्सपीरियंस ऑफिसर्स थे, तो उनका जो ओवरऑल असेसमेंट था शायद काफ़ी हद तक सेम रहा। क्योंकि यहाँ पर भी जो बोर्ड पैनल मेंबर्स होते हैं, उनका प्रोफाइल एग्जैक्टली वही होता है जो यूपीएससी बोर्ड पैनल मेंबर्स का होता है, और सीनियर सिविल सर्वेंट होते हैं, तो कई बार उनका एक्सपीरियंस आपके जी लिए, सर, बिल्कुल खास सर। करके आपके लिए तो बिल्कुल मैच हो गया। बिल्कुल। सो दोस्तों, ये डिस्कशन था शुभांकर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। इन्होंने तो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में 11th रैंक हासिल कर लिया, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस। आई हैव इंटरेक्टेड सो मेनी स्टूडेंट्स, बट कमिंग एंड जस्ट क्लियरिंग एग्जाम इन 1 ईयर, 1 साल की आपकी प्रिपरेशन और 1 साल एग्जाम साइकिल, मतलब मुझे लगता है दिस इज रियली अनबिलीवेबल। बट एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you और so आपको much. बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so आई much. रियली थैंक एंड आई होप many of the aspirants will be beneficial from this I hope so, discussion. sir. Thank you so much.